My dear students, once again welcome to all of you. स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2, कौन सा प्रश्न संग्रह? प्रश्न संग्रह 1.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे और हम लोगों ने 3 प्रश्न हल कर लिए हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग तीसरे प्रश्न के आगे से यानी कि चौथे प्रश्न से हल करेंगे। तो बच्चों, चौथा प्रश्न है, आकृति 1.38 में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं। इनके आधार पर सिद्ध कीजिए कि AP/PB बराबर AQ/QC। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। आकृति में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं। तो एक आकृति दिया है, आकृति कुछ इस तरह से दिया है और इसका नाम लिखा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, और यहाँ से एक रेख खींचा है PQ। कुछ कोणों के माप दिए हैं बच्चों। इस कोण का माप दिया है 60 अंश और इस कोण का भी माप दिया है 60 अंश। तो इसमें सिद्ध करना है AP/PB बराबर AQ/QC। तो प्रश्न एकदम सिंपल सा है। क्या हमको सिद्ध करना है? AP मतलब ए रेखाखंड बटे PB बराबर AQ/QC। तो अगर ध्यान से देखो तो जो सिद्ध करना है वो समानुपात का मूलभूत प्रमेय है। लेकिन समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाते कब हैं? जब ये रेखाखंड इसके समांतर होगा तब हम लोग समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाते हैं। तो आइए, अच्छा पहले इसका हम लोग दत्त लिखते हैं, फिर साध्य लिखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। अच्छा, दत्त क्या इसमें बताइए? दत्त समझते हैं दिया गया। जो प्रश्न में हमको इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको कौन से हेडिंग के अंतर्गत लिखते हैं? दत्त के अंतर्गत लिखते हैं। तो दत्त में क्या लिखेंगे हम लोग? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है बच्चों? इस कोण का माप कितना दिया है? 60 अंश। अच्छा, इसका नाम कैसे लिखोगे? कोण APQ, कोण APQ, कोण APQ कितना दिया है? 60 अंश। और एक कोण का माप भी दिया है 60 अंश। अच्छा, इसका नाम लिख दूं ABC, कोण ABC बराबर 60 अंश। ये दोनों कोणों का माप दिया है। ये हो गया दत्त हमारा। साध्य, साध्य मतलब क्या सिद्ध करना है। तो साध्य के अंतर्गत इसमें लिखा रहेगा, प्रश्न में लिखा रहेगा सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए को क्या लिखते हैं हम लोग? साध्य। क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है? AP/PB, AP/PB बराबर AQ/QC। तो बच्चों, ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है। एक आकृति दिया है त्रिभुज ABC, इसमें एक रेख बना दिया PQ, यहाँ इस कोण का माप दे दिया 60 अंश और यहाँ इस कोण का माप दे दिया 60 अंश। तो बोल रहा है कि सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? AP/PB बराबर AQ/QC। और अगर ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो तो ये क्या है? समानुपात का मूलभूत प्रमेय है। क्या है? समानुपात का मूलभूत प्रमेय है। लेकिन समानुपात का मूलभूत प्रमेय अप्लाई कब करते हैं, कब लगाते हैं? जब कोई रेखाखंड त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर हो और वह रेखा त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो यह रेख त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। लेकिन ये हम लोगों ने समानुपात का मूलभूत प्रमेय कब लगा सकते हैं? जब यह PQ/BC के समांतर होगी। और ऐसा दिया नहीं है, प्रश्न में ये नहीं दिया है कि PQ/BC के समांतर है। सिर्फ दिया है ये कोण 60 अंश, ये कोण 60 अंश, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो आप सिद्ध कीजिए AP/PB बराबर AQ/QC। मतलब सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि अगर हम इसमें समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा दें किसी तरह से, अगर इसमें समानुपात का मूलभूत प्रमेय लग जाता तो हम सिद्ध कर लेते समानुपात के मूलभूत प्रमेय से AP/PB बराबर AQ/QC।
तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय कब लगाते हैं? जब किसी त्रिभुज में कोई रेखाखंड त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर हो, तो मतलब ये समांतर दिया नहीं है, मतलब हमको पहले ये सिद्ध करना है कि PQ जो है BC के समांतर है। क्या सिद्ध करना है? बात पकड़ में आ रही क्या? पहले हम लोग क्या सिद्ध करेंगे? PQ किसके समांतर है? BC के। अगर हमने सिद्ध कर दिया कि PQ BC के समांतर है, तो हम लोग समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, तो कैसे हम लोग ये बताएंगे कि BC के समांतर PQ है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोण 60 अंश, यहाँ कोण 60 अंश देख रहे हैं। दोनों कैसे कोण है? संगत कोण है। और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। बात समझ में आ गई क्या? संगत कोण की कसौटी से, संगत कोण की कसौटी से आपने पढ़ा है, 9वीं कक्षा में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जब किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब संगत कोण का बराबर होना हमको क्या बताता है? दोनों रेखाएं समांतर हैं। बात समझ में आ रही क्या? तो जो गुणधर्म है उसका हम लोग विलोम भी बोल सकते हैं। जब कोई रेखा तिर्यक रेखा, जब कोई तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं, समांतर नहीं बोला, जब कोई तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हो और उसके संगत कोण बराबर हो, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो बात समझ में आ रही है? तो पहला काम हमारा क्या है? PQ को BC के समांतर सिद्ध करना। जब PQ BC के समांतर हो जाएगी तो हम लोग समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग बताते हैं। कैसे इसको? तो दत्त लिखा, साध लिखा, रचना तो इसमें है नहीं, तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? उपपत्ति। उपपत्ति मतलब किस तरह से हम लोग इसको सिद्ध कर रहे हैं। आकृति में कोण APQ बराबर कोण ABC, दोनों कोण बराबर हैं क्या? क्यों बराबर है? अरे दिया है प्रत्येक कोण की माप 60 अंश है, तो यहाँ पर कारण क्या लिख देंगे? प्रत्येक 60 अंश। प्रत्येक कोण कितना? 60 अंश। इसके लिए बराबर है। इसलिए कौन सी रेखा है? PQ समांतर हो गया BC के, इसलिए PQ समांतर BC। अच्छा, ये कोण बराबर होने की वजह से ये दोनों कोण बराबर हैं, इसके लिए आपने लिख दिया PQ समांतर BC है। अब कारण लिखना पड़ेगा क्यों समांतर है? संगत कोण कसौटी से। जब संगत कोण बराबर होते हैं तो इसका मतलब रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? संगत कोण कसौटी से। संगत कोण कसौटी मतलब टेस्ट होता है। संगत कोण कसौटी से दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब क्या लिखेंगे? अब त्रिभुज में, अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में हमको PQ BC के समांतर मिल गया। अब हम लोग समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। अब त्रिभुज ABC में क्या मिला हमको? PQ मिल गया। किसके समांतर? BC के। तो अब क्या लिखेंगे? समानुपात का मूलभूत प्रमेय से, समानुपात का मूलभूत प्रमेय से, मूलभूत प्रमेय से बताओ क्या लिख सकते हैं? PQ इसके समांतर है तो इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय से क्या लिखें? AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। तो यही सिद्ध करना था। तो अब यहां पर क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से पहला प्रश्न हो गया। प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो अब इसके हल को नोट कर डालिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या दिया है? समलंब चतुर्भुज ABCD में, मैंने आकृति बना दिया इधर और आपका प्रश्न यहाँ ऊपर दिख रहा है। समलंब चतुर्भुज ABCD में यह ABCD कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है तो क्या उसकी परिभाषा बताओगे? किसी चतुर्भुज में यदि
एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो जो मैं परिभाषा बोलता हूं उस परिभाषा को भी लिखते चलिएगा। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? किसी चतुर्भुज में यदि एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, एक ही जोड़ी, किसी चतुर्भुज में यदि एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये पहले से दिया है ABCD, ये जो चतुर्भुज है कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। और इसमें AB समांतर PQ समांतर DC, ये तीनों रेखाखंड AB समांतर PQ समांतर DC ये दिया है। यदि AP 15 हो, AP का मान कितना? 15, ये AP है, AP दिया है, कितना दिया है? 15 दिया है। PD 12 दिया है, ये देखो इधर PD है, इसका मान 12 दिया है। QC 14 दिया है, यहाँ देखो ये QC है, इसका मान 14 दिया है। तो BQ का मान ज्ञात करिए, BQ का मान ज्ञात करिए। तो प्रश्न ऐसे देखा, तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 समांतर रेखाएं और उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से, 3 समांतर रेखाएं और उनकी तिर्यक रेखा के प्रमेय बोलो चाहे गुणधर्म बोलो। जब 3 समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती हैं, 2 या 2 से ज्यादा तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती हैं, लेकिन 3 समांतर रेखाएं होनी चाहिए। तो तिर्यक रेखाओं पर बने अंतःखंडों का अनुपात, तिर्यक रेखाओं पर बने अंतःखंडों का अनुपात समान होता है। तो 2 तिर्यक रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा AD, दूसरी तिर्यक रेखा BC। अच्छा, AD पर कौन कौन से अंतःखंड बने हैं? AP और PD। इसका अनुपात मतलब AP बटे PD बराबर किसके हो जाएगा? BQ बटे QC से। कौन से प्रमेय से, कौन से गुणधर्म से? जब 3 समांतर रेखाओं को 2 या 2 से अधिक तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो तिर्यक रेखाओं पर बने, किस पर बने? तिर्यक रेखाओं पर बने अंतःखंडों का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात समान होता है। तो पहले प्रश्न में हम लोग लिखेंगे दत्त मतलब जो जानकारी दी गई है। चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD में, कौन से चतुर्भुज में? समलंब चतुर्भुज ABCD में। ABCD में क्या दिया है? AB समांतर PQ समांतर DC, ये तीनों समांतर दिया है। AB समांतर PQ समांतर DC। और क्या दिया है? AP बराबर 15 दिया है, AP बराबर 15, PD बराबर 12 दिया है, QC बराबर दिया है 14। तो निकालना क्या आपको? BQ का मान ज्ञात करो। तो बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए, कौन सा गुणधर्म, ये आपको समझ में आ गया। 3 समांतर रेखाओं तथा उनके तिर्यक रेखा के गुणधर्म से आप गुणधर्म भी लिख सकते हो, प्रमेय भी लिख सकते हो। तो आइए अब ऐसे लिखेंगे, चूंकि AB समांतर PQ समांतर DC, ये कहां से हमने लिखा? दत्त, ये जानकारी दी गई है। अब ये तीनों समांतर रेखाएं हैं और AD और BC क्या है? तिर्यक रेखाएं हैं, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग? AP बटे PD बराबर क्या लिखेंगे? BQ बटे QC। अच्छा, इसको कहां से आपने लिखा? कौन सा प्रमेय, कौन सा गुणधर्म का यूज किया? तो लिखेंगे 3 समांतर रेखाओं, 3 समांतर रेखाओं तथा उनके तिर्यक रेखा के प्रमेय से। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, प्रमेय भी लिख सकते हो, गुणधर्म भी लिख सकते हो। तो आइए यहाँ पर मान रख देते हैं। AP का मान दिया है 15, PD का मान दिया है 12, BQ तो निकालना है, QC का मान दिया है 14। तो ये बाएं पक्ष में देखिए 15 और 12 है, तो दोनों संख्याएं 3 से कटेंगी। यहाँ 3 चौक 12, यहाँ पर 3 पचे 15। तो आइए बाएं पक्ष में क्या मिला? 5/4।
5/4 बराबर कितना, BQ/14। अच्छा BQ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तिर्यक गुणा कर दो यहाँ पर। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 का गुणे किससे, 14 से। 5 गुणे 14 बराबर 4 गुणे क्या हो जाएगा, BQ। तो यहाँ से आप बताइए BQ बराबर जब निकालेंगे 4 को इधर करेंगे, 4 इधर किस में है, गुणे में है, इधर गुणा है तो इधर आएगा क्या होगा, भाग लग जाएगा। 5 गुणे 14, 5 गुणे 14 बटे कितना आ जाएगा, 4। ये 5 नहीं 4 बटे क्या हो जाएगा, 4। तो अब इसको कट कर देते हैं, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 7 14। ऊपर कितना आ गया, 5 7 35, 35/2। 35 में जब आप 2 का भाग देंगे तो 17 कितना आ जाएगा, 5। तो BQ का मान हो गया 17.5 इकाई। बात समझ में आ गई, प्रश्न पूरी तरह से आपको अच्छे से समझ में आए तो अब इसके हल को नोट कर डालिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यानी कि 6वां प्रश्न, आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर QP का मान ज्ञात करिए। और ये आकृति आपके सामने है, ये आकृति दिया है 6वें प्रश्न के लिए, ये आकृति दिया है और दी गई जानकारी के आधार पर QP का मान ज्ञात करिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस आकृति में त्रिभुज MNP में, त्रिभुज MNP में ये जो NQ है, NQ क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है। अच्छा ऐसी आकृति में इसको बोलते हैं आइडेंटिकल मार्क। आइडेंटिकल मार्क मतलब समान चिन्ह, ये दोनों कोणों को समान चिन्हों से प्रदर्शित किया गया है। इसका मतलब दोनों कोण क्या है, समान है। दोनों कोण कैसे हैं, समान है। और दोनों कोण समान मतलब बराबर, तो इसका मतलब एक कोण समद्विभाजक है, एक कोण समद्विभाजक है। और इसमें MN का मान 25 दिया, MQ 14 दिया है, NP 40 दिया है, QP का मान ज्ञात करना है। तो तुरंत हमको समझ में आ गया एक कोण समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक का प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाना है, कोण समद्विभाजक का प्रमेय। अच्छा कोण समद्विभाजक क्या प्रमेय क्या होता है, किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक कोण के सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। ये बात समझ में आ गई, यही कोण समद्विभाजक का प्रमेय है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं दत्त। दत्त मतलब जो जानकारी दी गई है त्रिभुज MNP में। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज MNP में। NQ क्या है, NQ क्या है, कोण समद्विभाजक है। NQ यह कोण N का समद्विभाजक है। किसका समद्विभाजक है, कोण N का समद्विभाजक है। अच्छा और क्या दिया है, MN बराबर दिया है 25, MN बराबर 25 दिया है। NP बराबर कितना दिया है, 40। MQ बराबर कितना, 14 दिया है। निकालना क्या हमको, QP का मान ज्ञात करना है। तो चलिए NQ यह कोण समद्विभाजक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, कोण समद्विभाजक का प्रमेय। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि NQ यह कोण N का क्या है, समद्विभाजक है, कोण N का समद्विभाजक है। इसलिए क्या, कोण समद्विभाजक प्रमेय कैसे लगाएंगे, किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक, एक कोण का समद्विभाजक हो गया, कोण के सम्मुख भुजा यानी MQ को कौन से अनुपात में विभाजित करेगा, त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में। शेष दोनों भुजाएं कौन सी हैं, MN और NP। तो MN अपान NP बराबर, ये देखो MN को हमने कहाँ लिखा, अंश में लिखा है। तो MN के बाजू में क्या है, MQ, तो इधर अंश में किसको लिखेंगे, MQ को, बटे क्या हो गया, QP हो गया। किसका प्रयोग करके इसको आपने लिखा है, कौन सा मेथड, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा प्रमेय यूज करके लिखा है, एक कारण यहां पर लिखना है। कोण समद्विभाजक प्रमेय से, कोण समद्विभाजक प्रमेय से,
कोण संधिभाजक प्रमेय से। अब क्या करना है, सबका मान रखना है। यमन बराबर कितना 25, एनपी बराबर कितना 40, एमक्यू बराबर 14, क्यूपी का मान ज्ञात करना। क्यूपी ऐसे लिखेंगे, ये कितना है 25/40, तो 5 से कटेगा, 5 पंचे 25, 5 8 40, तो यहाँ पर अंश में 5 आ गया, 5 8 40। तो बाएं पक्ष में कितना आ गया 5/8 बराबर 14/क्यूपी। तो तिर्यक गुणा कर दूं, 5 गुणे क्यूपी बराबर 8 गुणे 14। तो क्यूपी का मान बताओ कैसे निकालेंगे। क्यूपी बराबर क्या, इस 5 को बराबर के इधर कर देंगे, इधर गुणा है इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। 8 गुणे 14 बटे कितना आ गया 5। अच्छा 5 से इसको काट दो, 14 को काट देते हैं, 5 दूनी 10, दशमलव आ गया, 5 8 40, कितना आ गया क्यूपी बराबर 8 गुणे 2.8। चलो इसका गुणा कर दो, 8 8 64 का 4, 8 दूनी 16, 16 6 हाथ से लगा था, 16 6 कितना हो गया 22, तो 22.4। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गया तो लिख डालिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। संलग्न आकृति में, तो आकृति मैंने बना दिया है। संलग्न आकृति में ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ये तीनों रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं या रेखाखंड, ये तीनों कैसे हैं, समांतर हैं। और ये दोनों को क्या कंसीडर कर लेंगे, क्या मान लेंगे, तिर्यक रेखाएं मान लेंगे। तो इसमें ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ दिया है, तो यक्स का मान ज्ञात करिए। ए सी ई का मान कितना लिखा है यक्स, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसमें दत्त में क्या लिखेंगे, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, बी डी का मान कितना 8, डी एफ का मान 4, ए सी का मान 12 और सी का मान कितना दिया है, यक्स दिया है। तो आइए पहले हम लोग दत्त लिख लेते हैं। दत्त में क्या लिखेंगे, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, और क्या दिया है बी डी बराबर कितना 8, डी एफ बराबर कितना दिया है 4, ए सी बराबर कितना 12, सी बराबर कितना दिया है यक्स। तो ज्ञात क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। यक्स का मान तथा किसका मान, ए का मान ज्ञात करो। अच्छा जब हम लोग यक्स का मान निकाल लेंगे तो ए का मान कैसे निकालेंगे, अरे दोनों को जोड़ देंगे, किसको, ए सी और सी को। बात समझ में आ गई? तो पहला काम क्या है, यक्स का मान ज्ञात करना। जब यक्स का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग ए का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ए सी प्लस सी करके। बात समझ में आई? अच्छा अब एक चीज आपको दिख गया कि 3 समांतर रेखाएं 2 तिर्यक रेखा, तो कौन सा गुणधर्म लगाओगे, 3 समांतर रेखाएं तथा उनके तिर्यक रेखा के प्रमेय से। अभी इसके पहले हम लोग कोई प्रश्न कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने इसको यूज किया था। 3 समांतर रेखाएं तथा उनके तिर्यक रेखा के प्रमेय से। जब 3 समांतर रेखाओं को 2 तिर्यक रेखा या 2 से अधिक तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो तिर्यक रेखाओं पर बने अंतःखंडों का अनुपात बराबर होता है, यानी समान होता है। तो आइए इसको हल करते हैं। अब एक बार फिर से हम लोग लिख देंगे ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, एक बार हमने लिख दिया और यहाँ कारण लिख दिया दत्त। अब तीनों समांतर रेखाएं हैं, इसमें 2 तिर्यक रेखाएं हैं, तो तिर्यक रेखाओं पर बने अंतःखंडों का अनुपात समान होगा। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर बताइए, बी डी अपान क्या लिख दूं, डी एफ बराबर ए सी अपान क्या लिख दूं, सी, और इसका कारण क्या लिखेंगे, 3 समांतर रेखाओं तथा उनके तिर्यक रेखा
उनके तिर्यक रेखा के प्रमेय से, उनके तिर्यक रेखा के प्रमेय से। तो BD का मान दिया है 8, DF का मान 4, AC का मान 12 और CE का मान दिया है x। तो ये देखो 8/4, ये तो कट गया, 4 दूनी 8 आ गया। तो बाएं पक्ष में कितना आ गया 2, दाएं पक्ष में कितना है 12/x। तो x जो है बटे में है, यानी भाग दिया गया x से, तो x को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × x बराबर 12। तो यहां से अगर x का मान निकालें तो 12, ये 2 को बराबर के इधर कर देंगे, बटे 2 हो गया, कितना आ गया 6। x का मान कितना आ गया 6। अच्छा, ज्ञात क्या करना था, x का मान ज्ञात करो तथा AE का मान ज्ञात करो। अब आप AE का मान ज्ञात कर लो यहां से। तो AE बराबर क्या, AE बराबर AC प्लस C, AC प्लस क्या C। अच्छा, दोनों को क्यों जोड़ दिया आपने, दोनों रेखाखंड मिल करके AE बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है, एक रेखी बिंदु है। तो कारण लिखना इधर महत्वपूर्ण है। कारण क्या लिखेंगे, A', अच्छा, इसका मतलब समझते हैं क्या, A', इसका मतलब बिंदु A, C और E तीनों क्या है, एक रेखी बिंदु है। तो आइए इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो AE बराबर AC का मान कितना 12 और C का मान कितना है x, और x का मान कितना है 6। तो AE बराबर कितना आ गया 18। तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं AE बराबर 18। तो आंसर, लास्ट लाइन में आप आंसर लिख दो। आंसर क्या लिखोगे, आंसर मतलब उत्तर हो गया x बराबर 6 और AE बराबर कितना आ गया 18। तो बात समझ में आ गई, प्रश्न समझ में आ गया, तो प्रश्न को नोट कर डालिए। तो आइए बच्चों देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है, त्रिभुज LMN में, त्रिभुज LMN में किरण MT, ये देखो किरण MT है, किरण MT समझ रहे हैं क्या, किरण MT मतलब यम से यम, किरण MT में यम इसका आरंभ बिंदु है, आरंभ बिंदु मतलब प्रारंभिक बिंदु। ये किरण यम से निकलकर T की ओर अनंत तक चली जाएगी। अनंत से मुझको मतलब नहीं है। MT जो है मतलब ये T जो है इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है। यह किरण MT इस कोण की संधिभाजक है। कौन सी कोण की, कोण LMN की संधिभाजक है। कौन सी किरण, किरण MT। LM बराबर दिया है 6, MN बराबर 10, TN बराबर दिया है 8। तो ज्ञात क्या करना है, LT ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको आकृति में दिख गया, क्या दिख गया आकृति में, MT तो कोण संधिभाजक है, तो मतलब कोण संधिभाजक प्रमेय यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो बात समझ में आ गई क्या। तो चलिए पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दत्त लिखते हैं। दत्त क्या लिखेंगे, त्रिभुज LMN में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज LMN में किरण MT, किरण MT यह कोण LMN, कोण LMN की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तथा LM का मान कितना 6 दिया है, MN का मान कितना दिया है 10, TN का मान कितना दिया है 8। तो ज्ञात क्या करना है, LT ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, LT का मान ज्ञात करना है। तो अब कैसे हल करेंगे, त्रिभुज LMN में एक बार फिर से लिखेंगे कि MT कोण संधिभाजक है, इसलिए हम कोण संधिभाजक प्रमेय का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो त्रिभुज LMN में किरण MT यह कोण LMN समझ रहे ना, LMN यानी कि यह कोण, इस कोण का यह किरण जो है संधिभाजक है। तो MT यह कोण LMN की संधिभाजक है। अच्छा, कोण संधिभाजक मिल गया
तो यहाँ पर कोण समद्विभाजक के प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यलयम बटे क्या, यमयन। अच्छा, यलयम को अंश में लिखा तो इधर अंश में क्या लिखेंगे, यलटी, यलटी बटे टीएन, यलटी बटे क्या, टीएन। अब इसका कारण क्या लिखेंगे, कोण समद्विभाजक प्रमेय से, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक प्रमेय से, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। तो आइए सबका मान रख देते हैं। यलयम बराबर कितना, 6, यमयन बराबर 10, यलटी तो ज्ञात करना है, टीएन दिया है 8। तो 6 बटे 10, इसको हम चाहे तो 2 से काट सकते हैं, तो 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 पंचे 10, तो बाएं पक्ष में कितना आ गया, 3 बटे 5, कितना आया, 3 बटे 5 बराबर यलटी बटे कितना हो जाएगा, 8। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 5 का गुणा यलटी से, 5 गुणे यलटी, 3 गुणे कितना, 8, 3 गुणे 8 हो गया। तो यलटी बराबर कैसे निकालेंगे, यलटी का मान कैसे निकालेंगे, ये 5 को हम लोग दाईं ओर ले जाएंगे तो इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 3 गुणे 8 बटे कितना हो गया, 5। अच्छा, अब यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 3 और 8 का गुणा करके 5 से भाग दे दो, 3 8 24, 24 भागे कितना, 5, 3 8 24 भागे कितना, 5, तो 5 चौक 20, 5 8 40, तो यलटी का मान कितना आ गया, 4.8। बात समझ में आई क्या। अच्छा, यहाँ दूसरा मेथड कैसे कर सकते थे, 8 को 5 से भाग दे देते, जितना आता 3 में गुणा कर देते। तो बात समझ में आई ना, दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से आप कर सकते हैं। तो इधर कंफ्यूज मत होना। ऐसा कुछ बच्चे ऐसा प्रश्न पूछते हैं, सर गुणा करके भाग देंगे तो दे सकते हैं, या इसमें 8 में 5 का भाग दे के गुणा कर लो 3 से। बात समझ में आई, दोनों मेथड करेक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रश्न अगर समझ में आ गया तो हल को लिख डालिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है, 9वां प्रश्न। त्रिभुज एबीसी में रेख बीडी यह कोण एबीसी की समद्विभाजक है। जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में ये जो रेख एडी है, बीडी, रेख बीडी इस कोण की, कौन सी कोण की, कोण एबीसी। अच्छा, यही कोण एबीसी है ना, एबीसी, ये कोण कौन सा है, कोण एबीसी। कोण एबीसी की समद्विभाजक है बीडी, रेख बीडी कोण एबीसी की समद्विभाजक है। यदि AB बराबर यक्स, ये देखो AB कितना दिया है, यक्स, AD यक्स -2, DC यक्स +2, BC का मान यक्स प्लस 5 दिया है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो भुजाएं हैं ना, उसका मान जो है चरांक के स्वरूप में दिया है, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। मतलब सीधा साफ है कि ये BD जो है कोण समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक का प्रमेय लगाना ही है। बात समझ में आ गई क्या। तो चलिए पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, दत्त लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है, 9वां प्रश्न है। त्रिभुज एबीसी में, किसमें, त्रिभुज एबीसी में रेख बीडी, रेख बीडी, रेख का चिन्ह ऐसे लगाते हैं, रेख बीडी या कोण एबीसी की समद्विभाजक है। बात समझ में आ रही क्या, ये तो दिया है रेख बीडी कोण एबीसी की समद्विभाजक है। अच्छा, और क्या क्या इसमें दिया, AB बराबर दिया है यक्स, AB बराबर यक्स, BC बराबर दिया है यक्स धन 5, और इसमें AD का मान दिया है यक्स -2, और DC का मान दिया है, आकृति में आपको दिख रहा है यक्स +2 दिया है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया। तो त्रिभुज एबीसी में रेख बीडी क्या है, कोण एबीसी की कोण समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक के प्रमेय को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो फिर से एक बार हम लोग लिख लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में
त्रिभुज एबीसी में रेख बीडी, यह कोण एबीसी की क्या है, कोण संधिभाजक है। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, कोण संधिभाजक है, इसलिए कोण संधिभाजक का प्रमेय कैसे लगाएंगे, ए बी बटे क्या लिख दूं, बीसी, ए बी बटे बीसी बराबर क्या, ए डी बटे डी सी, बराबर हो जाएगा ए डी बटे डी सी। कारण क्या लिखेंगे, कोण संधिभाजक के प्रमेय से। अच्छा, इसको और भी अच्छे से लिखना है तो यहां पर ऐसे लिख दिया करो, त्रिभुज के कोण संधिभाजक, त्रिभुज के कोण संधिभाजक, त्रिभुज के कोण संधिभाजक प्रमेय भी चलेगा, लेकिन त्रिभुज के लगा दिया तो और अच्छा है। त्रिभुज के कोण संधिभाजक प्रमेय से, त्रिभुज के कोण संधिभाजक प्रमेय से। तो आइए मान रखते हैं, ए बी का मान कितना है, यक्स, बी सी का मान बताओ कितना है, यक्स प्लस 5 है, ए डी का मान कितना है, यक्स माइनस 2 है, डी सी का मान कितना है, यक्स प्लस 2 है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा, चलिए यक्स का गुणा इससे कर देते हैं, यक्स का गुणा किससे, यक्स प्लस 2 से, यक्स प्लस 5 का गुणा यक्स माइनस 2 से, यक्स प्लस 5 का गुणा किससे, यक्स माइनस 2 से। तो चलिए गुणा करके लिखते हैं, यक्स का गुणा जब आप इस कोष्टक में करेंगे तो यक्स का गुणा यक्स से, यक्स का वर्ग आएगा, यक्स इंटू यक्स, यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा प्लस 2 में कितना आ जाएगा, प्लस 2 यक्स आ जाएगा। तो बाएं पक्ष का गुणा हमने कर दिया, दाएं पक्ष का यक्स का गुणा इस ब्रैकेट में, चलो एक बार मैं लिख देता हूं, यक्स का गुणा यक्स माइनस 2 में, यक्स का गुणा यक्स माइनस 2 में, फिर दूसरा पद क्या है, प्लस 5, प्लस 5 का भी गुणा उसी ब्रैकेट में। बात समझ में आई क्या, एकदम सरलतम तरीके से बता रहा हूं, जैसे आपने 6ठी 7वीं 8वीं में सीखा है। तो इधर हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका गुणा कर दिया यक्स स्क्वायर माइनस कितना, 2x, यहां पर गुणा कर दिया 5x प्लस इंटू माइनस, यहां देखो ध्यान से माइनस आ गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 दूनी कितना, 10 हो गया। अच्छा, तो एक चीज ध्यान से देखो, दोनों ओर यक्स का स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर से कट जाएगा। अच्छा, एक कटने का जरा मेथड समझ लो, अगर इस यक्स स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊं, दाईं ओर तो पहले से यक्स स्क्वायर है, ये जरा इसको समझ लो कि कैसे कट होता है। तो दाईं ओर क्या है, दाईं ओर क्या है, यक्स स्क्वायर है। जब इस यक्स स्क्वायर को आप इधर करेंगे तो इधर प्लस यक्स स्क्वायर है ना, ये साइड में जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 0। 0 मतलब यहीं पे हमने क्या कर दिया, काट दिया। बात समझ में आ गई क्या। अच्छा, अगर इधर माइनस होता तो इधर प्लस हो जाता, तब नहीं कटता। बराबर के एक बाएं पक्ष में हो एक दाएं पक्ष में हो, दोनों समान हो, दोनों का समान चिन्ह हो तो कट जाता है। बात समझ में आई क्या, समान चिन्ह, ये देखो इधर प्लस है, ये भी प्लस है, जब इस प्लस को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो गया, माइनस हो गया मतलब कट गया। अच्छा, बचा क्या, 2x। अच्छा, इधर क्या बचा, जरा ध्यान से देखिए क्या बचा इधर, माइनस 2x प्लस 5x। ये देखो दोनों सजाती हैं क्या, सजाती पदों को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। किसको जोड़ सकते हैं, किसको घटा सकते हैं, सजाती पदों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अब जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, उनके चिन्ह के अनुसार। दोनों का चिन्ह तो विपरीत है, एक प्लस में है, दोनों दूसरा माइनस में। अच्छा, ये समझ में आए क्या, दोनों सजाती पद हैं। सजाती पद कैसे डिसाइड करते हैं, दोनों में चरांक समान होना चाहिए। यक्स है तो दोनों में यक्स, वाई है तो दोनों में वाई, मतलब चरांक और चरांक की घात अगर समान है तो सजाती पद है। यहां देखो यक्स है, इसमें भी यक्स है, यक्स की घात 1 है, यहां भी यक्स की घात 1 है, तो दोनों कैसे पद हो गए, सजाती पद हो गए। और सजाती पदों को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन उनके चिन्ह के अनुसार। तो चिन्ह तो दोनों का विपरीत है, विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, घटाते हैं। और चिन्ह किसका लिखते हैं, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या ये है ना, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। 5x में से 2x निकाल दिया, कितना, 3x, माइनस कितना, 10।
ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए प्लस 3x को इधर लाते हैं, 2x पहले से है, 2x, ये प्लस 3x इधर आ गया, माइनस 3x बराबर कितना? -10। 2x माइनस 3x, अभी आपको बताए ये दोनों सजाती पद हैं, सजाती पद हैं लेकिन चिन्ह विपरीत है, चिन्ह विपरीत है क्या करेंगे? घटाएंगे चिन्ह किसका? बड़ी संख्या का। तो ये तो बड़ी संख्या है, माइनस आ जाएगा, 3x में से 2x निकल गया, 1x बराबर कितना? -10। अच्छा 1 लिखने की जरूरत नहीं, गुणांक में अगर 1 आता है, 1 यानी कि 1 आता है तो गुणांक 1 लिखा नहीं जाता, दोनों साइड में माइनस माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया? 10। x का मान कितना आ गया? 10। तो प्रश्न अगर समझ में आ गया तो इसको अच्छे से नोट कर डालिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न बच्चों कृति टाइप का दिया है। कृति आप समझते हैं ना, जिसमें बॉक्स बनाया रहता है और उस बॉक्स को हमको भरना होता है। तो इस प्रश्न को हम लोग पूरा अच्छे से समझते हैं और आपको समझ में आ जाएगा तो बॉक्स को आप अपने आप से भर सकते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया है? निम्न संलग्न आकृति, तो आकृति हमने इधर बनाया है। संलग्न आकृति 1.44 में त्रिभुज के अंतःभाग में स्थित एक बिंदु x है। त्रिभुज के अंतःभाग, ये देखो त्रिभुज है आपका, इसके अंतःभाग में कोई बिंदु x है। अंतःभाग मतलब त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु x है। बिंदु x को त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया है। बिंदु x को त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया है। इसी प्रकार रेख PQ समांतर D, ये जो रेख PQ है ना, ये D के समांतर है। और QR किसके समांतर दिया है? EF के। तो सिद्ध क्या करना है? तो रेख PR समांतर रेख DF सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित चौखटों को पूरा कीजिए। प्रश्न समझ में आए क्या? चौखटों को पूरा कीजिए मतलब बॉक्सों को आप भरिए, लेकिन हम लोग इस प्रश्न को पूरा अच्छे से हल करेंगे और आप कृति को आप पूर्ण करोगे। बात समझ में आई क्या? अच्छा प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। त्रिभुज के अंतःभाग में कोई बिंदु x दिया है, तो त्रिभुज DEF है। इसके अंतःभाग में कोई बिंदु x दिया है, इस x से त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को जोड़ा गया है। आप जैसा कि देख रहे हैं, बिंदु x से इसको जोड़ दिया, बिंदु x से E को जोड़ दिया, बिंदु x से F को जोड़ दिया। ये बात समझ में आई क्या? त्रिभुज DEF के अंतःभाग में कोई बिंदु x दिया है, शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया है। और एक चीज दिया है, PQ समांतर किसके? DE के। QR समांतर किसके? EF के। तो हमको सिद्ध करना है ये जो PR है किसके समांतर है? DF के समांतर है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो हम प्रश्न को पूरा हल कर रहे हैं। तो पहले आप क्या लिखोगे? दत्त लिखोगे। दत्त क्या लिखोगे? त्रिभुज DEF के अंतःभाग में कोई बिंदु x है। अंतःभाग में कोई बिंदु x है जिसे शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया है, जिसे त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया है, शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया है। और क्या दिया इसमें? PQ किसके समांतर है? DE के समांतर है। PQ समांतर D। और क्या? QR समांतर EF। QR समांतर EF। तो क्या सिद्ध करना है हमको? PR किसके समांतर होगा? DF के समांतर। तो क्या लिख दूं इधर? साध्य। साध्य मतलब क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? PR समांतर किसके? DF के। PR DF के समांतर सिद्ध करना है। अच्छा रचना तो कुछ करना नहीं है, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? उपपत्ति। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? उपपत्ति। अच्छा आप ध्यान से देखिए, ध्यान से एकदम देखिए। त्रिभुज DX, मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं? ये देखो ऑरेंज कलर से मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। त्रिभुज DXE में ये जो PQ है इसके समांतर है।
त्रिभुज DXE में, चलिए एक एक लिखते चलते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। त्रिभुज DXE में, कौन से त्रिभुज में? DXE में। DXE में PQ समांतर D, PQ समांतर, यहां से लिख रहा हूं PQ समांतर D। क्यों समांतर है? ये दिया है देखो, PQ समांतर D, PQ समांतर D। अच्छा, समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या होता है? जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर होती है तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। बात समझ में आई क्या? तो इसमें हम लोग मूलभूत समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। तो चलिए समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाते हैं। XP बटे DP बराबर XQ बटे क्या आ जाएगा? QE। समझ में आए क्या? समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं ना। जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर हो तो हम लोग समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए, इस त्रिभुज में जो ऑरेंज कलर का हमने बनाया, कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज DXE। इसमें PQ किसके समांतर है? D के समांतर है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा? XP बटे PD बराबर, बताओ जरा, XQ बटे QE। ये समझ में आ गया। इसको मान लिया समीकरण 1। इसका कारण क्या लिख देंगे? समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। ये समझ में आ गया क्या? अच्छा चलिए अब दूसरा त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? अब देखिए, रेड कलर का मैं बना रहा, ये वाला त्रिभुज दिखा क्या? कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज XEF, त्रिभुज XEF। इसमें देखो ये QR इसके समांतर है। हम नहीं बोल रहे हैं समांतर है, वो दिया है, प्रश्न में दिया है। QR किसके समांतर? EF के। ये देखो QR किसके समांतर? EF के। तो अच्छा ये बताइए, ये जो लाल रंग का त्रिभुज है यानी कि त्रिभुज XEF में इस भुजा के समांतर ये रेखा है, तो फिर से वही प्रमेय लगा सकते हैं। कौन सा प्रमेय? समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो क्या हो जाएगा? XR अपान RF बराबर क्या? XQ अपान QE। बात समझ में आई क्या? तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब त्रिभुज XEF में, अब त्रिभुज, चलिए यहां लिखते हैं, अब त्रिभुज XEF में कौन सी भुजा किसके समांतर है? XR समांतर है किसके? EF के। कहां से आप लिख रहे हो? दत्त से। ये जानकारी दी गई है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? XQ, ये रेखाखंड का अनुपात XQ बटे QE, XQ बटे QE बराबर क्या हो जाएगा? XR बटे RF, XR बटे RF। ये समीकरण 2 लिख दिया। यहां पर कौन सा प्रमेय लगाया? समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो चलिए अब कारण आप लिख लेंगे समानुपात का मूलभूत प्रमेय से। तो अब ध्यान से आप देखिए समीकरण 1 और 2 को बहुत ध्यान से देखिए। XP अपान PD बराबर XQ अपान QE। XQ अपान QE किसके बराबर है? XR बटे RF के। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, अच्छा समीकरण 1 क्या है? XP बटे PD, XP बटे PD बराबर क्या है? XQ बटे QE, XQ बटे QE। अच्छा XQ बटे QE ये किसके बराबर है? XR बटे RF के बराबर है। बात समझ में आई क्या? अच्छा ये दोनों समीकरण 1 और 2 मिला के हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? अच्छा अगर कुछ डाउट है तो यहाँ आप समझिए, जैसे लिखा है x बराबर y और y बराबर z लिखा है, तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं x बराबर y बराबर z, x बराबर y और y बराबर क्या? z के। तो वही काम हमने इधर किया है। आप ध्यान से देखिए XP बटे PD बराबर क्या? XQ अपान QE, और यही XQ अपान QE किसके बराबर है? XR बटे RF के। तो ऐसा रिलेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं ना।
अच्छा, जब आपने ऐसा लिख दिया x बराबर y बराबर z, तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं क्या, x बराबर z, x बराबर z लिख सकते हैं। तो चलिए यहां से मैं क्या लिख दूं, xp बटे pd बराबर xr बटे rf। तो यहां से मैं लिख रहा हूं, इसलिए xp बटे pd, xp बटे pd बराबर किसके, xr बटे rf के, xr बटे rf के। अच्छा, ये काम और कर सकते थे, जरा ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 दोनों में एक चीज बराबर है ना, तो डायरेक्ट हम लोग इसको xp बटे pd को इसके बराबर यहां लिख सकते थे, लेकिन हमारा हल जो है सॉल्यूशन और अच्छा बन जाए और अच्छा लगे, इसके लिए हमने तीनों को एक बार बराबर किया। अब इसमें से हम लोग 2 ले रहे हैं। आप लिख सकते हो ऐसे, जैसे मान लो ये लिखा है x बराबर y तथा y बराबर z, तो ये दोनों समीकरण से हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर z, लेकिन हमारा हल जो है अच्छा बन जाए, एकदम अच्छे से अच्छा सलूशन लिखना है। आउट ऑफ मार्क्स कब आता है, 100 में 100 कब आएगा, जब सलूशन को आप एकदम अच्छा बनाओगे, यूनिक बनाओगे। एकदम अच्छा सलूशन होना चाहिए, कहीं भी अंक कटने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो बात समझ में आए क्या, xp अपान pd बराबर xr बटे rf। अब इस चीज को जो हमने ये लिखा है, अब इस चीज को बहुत ध्यान से कहाँ देखना है, आकृति में देखना है। तो आइए आकृति में देखते हैं, xp बटे pd, ये येलो कलर का बना रहा हूं, xp बटे pd बराबर xr बटे rf। तो अच्छा, जरा ये जो येलो कलर का मैं बना रहा हूं त्रिभुज, इस त्रिभुज को जरा ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, XDF में xp बटे pd बराबर xr बटे rf। मतलब यहां एक निष्कर्ष निकल रहा है, बहुत ध्यान से देखना, कि त्रिभुज DXF में ये जो PR है ना, ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। बात समझ में आ रही है क्या, ध्यान से समझना। त्रिभुज XDF में ये जो PR है, इन दोनों भुजाओं को, कौन सी भुजा, इस भुजा और इस भुजा को समान अनुपात में बांट रही, xp बटे pd बराबर xr बटे rf। यही निष्कर्ष निकलता है ना। इसको देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो PR है, इस त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही, अर्थात ये जो PR है इसके समांतर होगा। समानुपात का मूलभूत प्रमेय, इसका विलोम क्या था, यदि कोई रेखाखंड या रेखा बोल सकते हैं, यदि कोई रेखा त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा त्रिभुज के तीसरे भुजा के समांतर होती है। बात समझ में आ रही क्या, बात पकड़ में आ रही क्या। समानुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम क्या होता है, विलोम। यदि कोई रेखा, तो यहां पर रेखा कौन सी है, PR। यदि कोई रेखा त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो इसका मतलब वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए PR समांतर किसके, DF के समांतर। अब यहां पर कारण क्या लिखोगे बताओ, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से लिख लेंगे ना यहां पर कारण, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। तो बच्चों यही सिद्ध करना था। बात समझ में आ गई तो प्रश्न को नोट कर डालिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यानी कि 11वां प्रश्न, और 11वां प्रश्न इस प्रश्न संग्रह का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न संग्रह 1.2 का आखिरी प्रश्न है। तो त्रिभुज ABC में, यहां देखो आपका प्रश्न शायद दिख रहा होगा। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक भुजा AC तथा भुजा BC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि रेख ED समांतर रेख BC। अब ऐसे प्रश्न में
आकृति नहीं दिया है। तो पहला ही चैलेंज है, पहला ही काम है कि हमको सही सही आकृति बनाने आता है क्या। अगर आपने सही सही आकृति बना लिया तो आधा काम आपका ऐसे ही हो गया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ के आकृति बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधा काम आपका खत्म हो जाता है। त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में, तो चलिए एक त्रिभुज ABC बना दिया, ए हो गया त्रिभुज ABC में। अब इस त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है, AB बराबर AC, तो ये जो भुजा AB है ना AC के बराबर है, इसको हम दत्त में लिख देंगे। कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक, तो चलिए कोण B हो गया इसका समद्विभाजक, ये इसका समद्विभाजक है। कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक, कोण अच्छा इसका समद्विभाजक, तो ऐसा चिन्ह बना दिया, ये बता रहा है कि दोनों बराबर हैं, ये कोण इसके बराबर है तो ये कोण समद्विभाजक है। कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक, अच्छा C का भी समद्विभाजक खींचना है, तो चलो C का समद्विभाजक खींच दिया। कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक भुजा AC तथा भुजा BC को, भुजा AC तथा भुजा BC, सॉरी भुजा AC तथा भुजा BC गलत दिया है, को क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेदित करता है। क्रमशः भुजा D तथा E पर प्रतिच्छेदित करता है। हाँ, तो बात समझ में आई क्या। त्रिभुज ABC में कोण B का समद्विभाजक तथा कोण C का भी समद्विभाजक है, कोण C का समद्विभाजक ये इधर से खींच दिया। क्रमशः भुजा AC तथा AB को बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेदित करता है। प्रश्न में थोड़ा गलती है, समद्विभाजक कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक भुजा AC तथा भुजा BC लिखा है, बुक में क्या लिखा है BC, लेकिन होना क्या चाहिए AB, को क्रमशः D तथा E पर, मतलब AC को D पर, AB को कहां पर, E पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए ED, तो सिद्ध कीजिए ED तो यही रेखाखंड होगा। तो क्या सिद्ध करना है, ED जो है किसके समांतर है, BC के, सिद्ध करना है ED समांतर BC। प्रश्न समझ में आया, प्रश्न समझ में आ गया ना। एक बार प्रश्न को और समझिए। त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक खींच दिया। समद्विभाजक क्रमशः भुजा AC तथा AB को बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए ED समांतर BC। ये बात समझ में आ गई। तो चलिए अब दत्त लिखते हैं। दत्त में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक, कौन कौन से कोण के समद्विभाजक, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक भुजा AC, कोण B का समद्विभाजक देखो AC को काटेगा, भुजा AC तथा भुजा AB को क्रमशः, कौन कौन से बिंदु पर क्रमशः, मतलब पहले भुजा AC, तो AC को कौन से बिंदु पर कट करेगा, क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अच्छा एक चीज और दिया है, क्या दिया है, AB बराबर AC दिया है, इसको मान लिया समीकरण एक। ये प्रश्न में दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB किसके बराबर, AC के बराबर। ये दत्त है, मतलब दिया गया है, तो हमने इसको दत्त में लिख दिया और इसको समीकरण एक डाल दिया, क्योंकि अगर इसके आगे कहीं यूज करेंगे तो वहां लिख देंगे समीकरण एक से। तो बात समझ में आ गई। चलिए दत्त के बाद क्या लिखते हैं, साध्य मतलब क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, रेख ED, कौन सी रेख ED समांतर रेख BC,
क्या सिद्ध करना है? रेख ED समांतर रेख BC। तो चलिए सिद्ध करते हैं। अच्छा, अब एक चीज देखिए, एक चीज जो मैं दिखा रहा हूं सिर्फ वही देख रहा, बाकी आकृति में भूल जाओ। त्रिभुज ABC में BD यह कोण B की समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC में ये जो BD है कोण B की समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक प्रमेय लगा सकते हैं। बाकी ये आपको देखना नहीं है। क्या देखना है? त्रिभुज ABC में कोण B की समद्विभाजक क्या है? BD है। तो चलिए अब रचना कुछ भी नहीं करना है, क्या लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति त्रिभुज ABC में क्या लिख दूं? किरण BD। तो चलिए किरण BD यह कोण B की समद्विभाजक है। अच्छा, हमने किरण BD लिख दिया। क्या लिख दिया? किरण BD। मान लीजिए कि आप अगर इतना ही बनाए रहते तो इसको रेख BD लिखते। समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हमने तो ऐसा किरण BD बना दिया। हमने क्या बना दिया? किरण BD बना दिया। अगर किरण नहीं बनाया है, यहीं तक बनाया, तो इसको क्या लिखेंगे? रेख BD। तो बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए त्रिभुज ABC में, यहां क्या लिखेंगे? में। त्रिभुज ABC में किरण BD या कोण B की समद्विभाजक है। ये देखो किरण BD इस कोण की समद्विभाजक है, तो कोण के सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब AB, ये यहां से देखो AD बटे DC, तो क्या लिख दूं इधर? AD बटे DC। ध्यान से समझना कोण समद्विभाजक प्रमेय कैसे लगाते हैं। आपको आता है, लेकिन आकृति थोड़ा इसमें जटिल है, और भी चीजें हैं इसमें, तो और भी चीजों को देखना नहीं है। किसको देखना है? जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। त्रिभुज ABC में यह जो है कोण समद्विभाजक है, तो सम्मुख भुजा को AD बटे DC बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे BC। समझ में आया? AB बटे BC। तो चलिए AB बटे लिख दिया BC। इसको मान लिया समीकरण 1। कारण इसका बताओ क्या लिखोगे? त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय से। तो चलिए कारण मैं यहां लिख दिया, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय से, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय से, तथा चलो एक काम हो गया। फिर इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में ये जो किरण CE है, ये कोण C की समद्विभाजक है। तो चलिए अब इधर देखते हैं, त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज ABC में किरण CE, कौन सी किरण? CE, यह कौन से कोण की समद्विभाजक है? कोण C की समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। किरण CE कोण C की समद्विभाजक है। अब मैं जो दिखा रहा हूं सिर्फ वो देखना है। त्रिभुज ABC में ये जो किरण CE है, इस कोण की समद्विभाजक है, तो कोण के सम्मुख भुजा AB को कौन से अनुपात में बांट रही है? AE बटे BE बराबर शेष दो भुजाओं। तो ये कोण समद्विभाजक हो गया, सम्मुख भुजा हो गई। शेष भुजाएं कौन सी हैं? AC और BC है। तो इसको कौन से अनुपात में विभाजित करेगा? AC अपान BC। ये समीकरण 2 हो गया। कारण वही, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय से। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा एक मिनट, इसको समीकरण 2 नहीं लिखते हैं। अब क्यों नहीं लिखते हैं इसका मैं कारण बता रहा हूं। AE बटे क्या? B बराबर AC। ये जरा AC को ध्यान से देखिए, AC किसके बराबर है? AB के बराबर है। तो AC को हटाकर मैंने लिख दिया AB बटे BC। अब एक प्रश्न ये भी क्यों हटा दिया? अरे इसमें देखो समीकरण 1 में क्या लिखा है? AB बटे BC। तो यहां भी हम AB बटे BC लाएंगे तो दोनों समीकरणों का एक पक्ष बराबर हो गया, तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो यहां पर इसको मानेंगे समीकरण 2 और यहां कारण लिखेंगे, चूंकि AC बराबर AB,
क्यों हमने इसको AC को हटाया? क्योंकि AC किसके बराबर है? AB के बराबर है। तो अब यहां से दिख रहा है क्या? दोनों समीकरण आपको दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 से। 1 में देखो AB बटे BC, यहां भी AB बटे BC, तो समीकरण 1 और 2 से। तो अभी जगह नहीं बची है तो मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, इसको आप लिख लेना, यहाँ रफ कर रहा हूँ, बाकी यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, इस समीकरण 1 में हमने लिखा AB बराबर AC, तो चाहे यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। कहाँ से हमने चेंज किया? समीकरण 1 से। तो आइए मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, आगे यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। तो समीकरण 1 तो यहाँ था, समीकरण 1 यहाँ था, समीकरण ये 2 होगा, ये कौन सा हो जाएगा? समीकरण 3। सॉरी, यहाँ समझ में आएगा, समीकरण 1 यहाँ था, ये समीकरण 2, इसको लिखो, इसको क्या लिखेंगे? समीकरण 3। अब समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, अच्छा समीकरण 2 तथा 3 से AD बटे DC, क्या? AD बटे DC किसके बराबर है? AB बटे BC के। AD बटे DC बराबर AB बटे BC, और ये जो AB बटे BC है ना, ये किसके बराबर है? AE बटे B की। समझ में आया क्या? ये दोनों समीकरण को मिला के हमने लिख दिया, बराबर। अच्छा, AD बटे DC बराबर AB बटे BC बराबर है, तो ये पहला अनुपात इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए AD बटे DC बराबर क्या आ गया? AE बटे B। ये समझ में आ गया? अब ये समझ में आ गया तो बात खत्म। अब इसी चीज को आकृति में देखो, ये जो हमको निष्कर्ष मिला, जो रिजल्ट मिला, ये आकृति के अनुसार क्या कहता है? बात समझ में आ रही क्या? क्या मिला हमको? AD बटे DC बराबर AE बटे BC। अब ये जो रिजल्ट मिला, जो निष्कर्ष मिला, ये आकृति के अनुसार क्या हमको दे रहा है? अब आकृति जरा ध्यान से देखिए, आकृति को ध्यान से देखिए। AD बटे DC, ये देखिए AD बटे क्या? DC बराबर AE बटे B। अब इसमें सारी चीजें जो अंदर इसके बना है वो सारी चीजें भूल जाओ। AD बटे DC बराबर AE बटे B, ये दोनों भुजाओं का अनुपात समान है, मतलब ये जो रेखा ED है, रेखा ED है, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। अरे समान अनुपात, ये देखो समान अनुपात में बांट रही है ना, तो इसका मतलब ये जो ED है किसके समांतर है? BC के समांतर है। कहाँ से? समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। समानुपात का मूलभूत प्रमेय, इसका विलोम क्या है? यदि कोई रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो इसका मतलब वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती। बात समझ में आई क्या? तो इसके आगे क्या लिख देंगे? चलो मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूं, तो इसके आगे मैं क्या लिखूं? इसलिए ED समांतर, इसलिए ED समांतर किसके? ED समांतर BC के, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड यहाँ लिख देंगे। और इसका कारण क्या लिखेंगे? समानुपात, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से, के विलोम से। बात समझ में आ गई क्या? सिद्ध हो गया ना? अब सिद्ध हो गया तो क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो इसको नोट कर डालिए।